तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यानी कि चतुर्भुज को समझना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, यानी कि पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोग ने सॉल्व किया था 1 से लेकर 10 तक। ठीक है। अब इसमें ये आपका क्लास नंबर है 20, यानी कि 20, और पिछले जितने भी क्लास हुए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। और ये है आपका A+ स्कोर करना टारगेट। ठीक है। यानी कि इस प्लेलिस्ट में हम लोग जो शुरू किए हैं, इस प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और इसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका कंफर्म A+ स्कोर हो जाएगा। ठीक है। मतलब इसमें सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। यदि आप सभी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपका A+ कंफर्म है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? इसमें कहा गया है एक चतुर्भुज के अधिक कोणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। मतलब एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो उसमें हमें पूछा गया है, जो मान लेते हैं ये आपका चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें कहा गया है अधिकतम कोणों की संख्या कितनी हो सकती है, मतलब कितने अधिक कोण हो सकते हैं। और अधिक कोण का मतलब आपको पता होगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। ठीक है। 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसको हम लोग अधिक कोण कहेंगे, और 80 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है। 180 से 80 नहीं, 180 से कम होना चाहिए, तो इससे कम होना चाहिए इस प्रकार। ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण। तो यहाँ देखिए इस प्रकार बनेगा, तो ये 90 डिग्री है। तो अधिकतम पूछा गया है तो हम लोग कोशिश करेंगे अधिक बने। तो अधिक किस प्रकार, जैसे कि इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। इसको हटा लेते हैं एक बार। ठीक है। जैसे कि हम लोग इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखें तो ये थोड़ा सीधा ड्रॉ होगा, क्योंकि ये भुजा है। ठीक है। इसमें ये कर्व नहीं होगा, सीधा होगा। तो यहाँ देखिए ये और ये कोण 90 डिग्री के प्लस है, यानी कि ये दो कोण अधिक कोण हैं। और अधिक कोण बनाया जा सकता है? नहीं होगा, क्योंकि ये दो ही कोण बनेगा अधिक कोण। ठीक है। यहाँ तो न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जितना भी कोशिश कर लें, दो से अधिक कोण नहीं बना सकते हैं। मतलब क्या हुआ, एक चतुर्भुज में अधिक कोणों की संख्या कितनी, अधिकतम कितने हो सकते हैं? दो ही हो सकते हैं। ठीक है। उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग ने देखा था इस प्रकार यदि चतुर्भुज है तो इसमें अधिक कोण है ही नहीं। जैसे कि यहाँ तो 90 डिग्री है, ये समकोण, यहाँ भी समकोण, यहाँ भी समकोण, यहाँ भी समकोण, ये अधिक कोण नहीं था इसमें। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि किसी भी चतुर्भुज में अधिक कोण की संख्या अधिकतम 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है किसी पंचभुज के कोण का योग कितने होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए पंचभुज कहा गया है। ठीक है। जैसे कि हम लोग एक चतुर्भुज को ले लेते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज। ठीक है। ये तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। ये तो सभी को पता होगा। ठीक है। अब यदि हम लोग, हमारे पास चतुर्भुज है ये, तो क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, ये भी त्रिभुज, ये भी त्रिभुज, और हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसका मतलब इधर से 180 डिग्री और इसका 180 डिग्री। तो चतुर्भुज होगा तो क्या होगा, 80 और 180 कितना होगा, 360 डिग्री। इसका मतलब चतुर्भुज का तीनों कोणों का योग कितना हुआ, 360 डिग्री। अब हमें जो पूछा गया है वो कहा गया है पंचभुज। ठीक है। तो पांचभुज का भी देख लेते हैं। ये रहा आपका पंचभुज, जिसके 5 भुजा हैं। ठीक है। तो क्या हम इसको त्रिभुज में तोड़ सकते हैं? क्यों नहीं, जैसे कि ऐसा, और इसको ऐसा कर दिए। तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला भी त्रिभुज, ये वाला भी त्रिभुज। अब इसको इसके सभी कोणों को हम लोग ऐड करेंगे और निकाल लेंगे इसका सभी कोणों का योग। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये त्रिभुज है तो 180 डिग्री यहाँ से, ये भी त्रिभुज है यहाँ से 180 डिग्री, और ये त्रिभुज है यहाँ से 180 डिग्री। तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, 0 यहाँ आएगा, 8 8 8 क्या आया, 4 आ गया, और यहाँ से हमारा है 2, और यहाँ से होगा 2 5, कितना आया 540 डिग्री।
540 डिग्री आ गया, ठीक है, इसे ऐड करने पर। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या होगा, 540 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है षष्ठभुज कोनों, षष्ठभुज के कोनों के योग कितने होंगे। तो ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो इसको एक बार हटा लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, षष्ठभुज का मतलब जिसके भुजा कितने हो, 6 हो, ठीक है। ये अब इसमें ये 6 भुजा है, ये 1 2 3 4 5 6। इसमें हमें त्रिभुज बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ मिला देते हैं और फिर इसको इसके साथ मिला देते हैं और फिर इसको इसके साथ मिला देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितना त्रिभुज बन गया हमारे पास। ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ये और ये, कितना त्रिभुज बना, 4 त्रिभुज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 को सीधा इंटू कर देते हैं, इंटू कर सकते हैं 180 से, ठीक है। 4 ठो 180 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब। तो इसको हम लोग सीधा इंटू कर सकते हैं। 8 4 32 का 2 हासिल में आ गया 3, 4 का 4 और 3 7, कितना आया, 720, ठीक है। तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, 720 होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। इसमें कहा गया है एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो अभी हम लोग ने विकर्ण बनाया, ये वाला कितना हो सकता है, सॉरी ये विकर्ण, इससे आगे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे विकर्ण के लिए आप इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए विकर्ण के लिए हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। इसमें देखिए, ठीक है, यहाँ हम लोग इस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2, ये होता है विकर्ण की संख्या, ठीक है। और n जो होता है वो होता है भुजा। जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, यहाँ एक तो चतुर्भुज है ये, और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, n इंटू n-3/2, इस प्रकार होना चाहिए, यहाँ 3 है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो भुजा है वो क्या है, 4 है। तो इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं n के इक्वल टू 4। तो n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस, यहाँ 4 क्या है, n है, तो यहाँ 4 माइनस 3 यानी कि 1 आएगा, और नीचे में 2, 1 को इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 4/2, यानी कि डिवाइड करने, इसे काटने के बाद हमारे पास 2 आएगा। इसका मतलब होता है यदि 4 भुजा है इसका, तो अधिकतम विकर्ण 2 हो सकते हैं, ठीक है। विकर्ण का मतलब ये और ये। अब यदि हमारे पास जो भुजा, मतलब जो आकृति दिया गया है वो मान लेते हैं 5 भुजा वाला है, ठीक है, ये वाला है। अब इसमें 5 भुजा है तो n जहाँ है वहाँ हम लोग 5 को पुट कर देंगे। तो 5 माइनस 3/2, 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, 2 यदि हम लोग 5 से इंटू करेंगे तो आएगा 10, 10 को यदि हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 5। तो इसका मतलब 5 भुजा में कितने अधिकतम विकर्ण हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ 1 हो गया, यहाँ से यहाँ 1 हो गया, कितना हुआ, 2 हो गया। अब यहाँ से यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 4, फिर और एक तो कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ 5, ठीक है। तो अधिकतम कितने हो गए, 5। अब यदि हमारे पास 6 भुजा वाला आकृति है, ठीक है, यानी कि षष्ठभुज है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास षष्ठभुज वाला। इसमें हम लोग अधिकतम विकर्ण देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम विकर्ण देखने के लिए यह सेम वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 6 माइनस 3/2, ठीक है। इसमें से घट के आ जाएगा 3 को इंटू करेंगे 6 के तो आएगा 18/2, यानी कि 9 हो सकता है, कितना हो सकता है, 9 हो। तो चलिए देख लेते हैं, ये यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ 4, यहाँ 5, फिर यहाँ 6, यहाँ 7, फिर ये आ गया 8, और एक ठो 9 किधर होगा, 9 यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है। तो इस प्रकार होता है ये वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन वाला सही होगा, ये वाला,
ये वाला देख लेते हैं। इसमें कहा गया षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। षष्ठभुज मतलब जिसका भुजा कितना है, 6 है। तो अभी हम लोगों ने सॉल्व क्या था, ये वाला नॉट होता। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन 15 है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा मतलब जैसे कि ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, इसको हम लोग आसन भुजा कहेंगे। आमने सामने वाला भुजा को कहते हैं समूह भुजा, मतलब ये वाला और ये वाला जो सटा हुआ भुजा रहेगा उसको हम लोग कह सकते हैं आसन। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आसन भुजा बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज होता है एक। तो वो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज का आसन भुजा बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आयत होता है, समलंब होता है, समचतुर्भुज होता है या पतंग होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लेते हैं ये जो हमारे पास है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है। इसमें फिर हमें जो कहा गया है कंडीशन इसमें दिया गया है आसन भुजा बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आसन भुजा बराबर होनी चाहिए। तो आसन भुजा का मतलब सटा हुआ भुजा, जैसे कि ये भुजा सटा हुआ नहीं है तो इसको हम लोग समूह भुजा कहते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया आसन भुजा, यानी कि ये जो भुजा बनेगा ये इसके साथ सटा हुआ है तो ये आपस में बराबर होना चाहिए। पर ध्यान दीजिएगा ये इसके साथ भी सटा है। ठीक है, तो आपस में ये भी इक्वल होने चाहिए। अब इसमें ये समांतर चतुर्भुज है तो ये इसके समांतर यहाँ समूह भुजा समांतर होनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्राफ है यानी कि फिगर जो है इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ग्राफ नहीं फिगर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार, मतलब वो क्या हो सकता है, समचतुर्भुज होता है, आयत होता है, समलंब होता है या पतंग होता है। ध्यान दीजिएगा आयत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चूँकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और यहाँ समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं हो रहा है। ठीक है, समलंब भी नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होता, क्योंकि हमें कहा गया है आसन भुजा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं पतंग और समचतुर्भुज में। तो ये आ जाएगा आपका समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए। और पतंग कुछ इस प्रकार का होता है। किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, और इधर थोड़ा लंबा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये जो है वो नहीं हो सकता, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ये क्या है, समचतुर्भुज। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे कहा गया है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा परस्पर समद्विभाजित करे तो वह होता है एक समचतुर्भुज होता है, आयत होता है, समलंब या फिर समांतर चतुर्भुज। तो क्या क्या हमें कंडीशन दिया गया है, हमें दिया गया है विकर्ण बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए, फिर कहा गया परस्पर समद्विभाजित, यानी कि विकर्ण जो जहाँ पर कट करेंगे वो इक्वल डिस्टेंस पे कट होना चाहिए। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। तो किस स्थिति में ये संभव है, विकर्ण बराबर भी होनी चाहिए और परस्पर समद्विभाजित होनी चाहिए। तो देख लेते हैं ये वाला ऑप्शन सही हुआ, ये वाला। ठीक है, आयत। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए समचतुर्भुज, इसमें देखेंगे ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, लेकिन समचतुर्भुज इस प्रकार हमेशा नहीं बनता है, कभी इस प्रकार भी बन जाता है। ठीक है, यहाँ इस प्रकार भी बन जाता है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं समलंब पे। तो समलंब किस प्रकार होता है, समलंब होता है ये वाला और ये वाला समांतर होनी चाहिए और यहाँ जैसे भी इसको मिला देना चाहिए बस। ठीक है, तो ये आपका समलंब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है क्या इसका विकर्ण इक्वल है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये छोटा हो रहा है इससे। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत। अब समांतर चतुर्भुज को देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने वाला है भुजा, यानी कि समूह भुजा समांतर होनी चाहिए।
जैसे कि इसका सामने वाला भुजा ये समांतर और ये भुजा इसके समांतर, ठीक है। तो इसमें विकर्ण को देखेंगे तो ये तो लंबा हो गया और ये छोटा हो गया, इसका मतलब विकर्ण आपस में इक्वल नहीं है, तो ये भी कट गया। विकर्ण बराबर होते हैं, इसी के गुण पर ये तीनों छट गया, ठीक है। तो हमारे पास जो आया ऑप्शन ये वाला सही है, आयत। तो देख लेते हैं आयत कैसे होता है। आयत को तो आपको पता होगा, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। यहाँ तो इसमें यदि हम लोग विकर्ण को मिलाएंगे तो ये समद्विभाजित, मतलब यहाँ और ये वाला जो विकर्ण है इसके बराबर भी होगा और ये भी आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो भुजा है, ये सॉरी विकर्ण है, इसके द्वारा क्या है, समद्विभाजित हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखिए क्या कहा गया है, निम्न में से कौन एक समकोणिक और समबाहु बहुभुज है। समकोणिक मतलब समान कोणिक कहा गया है, ठीक है। और समबाहुभुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो और कौन समकोणिक होनी चाहिए, ठीक है। तो आयत है आपका ऑप्शन में, समकोण त्रिभुज है और फिर कहा गया है समचतुर्भुज है और फिर वर्ग है, ठीक है। ये सब आपका ऑप्शन में है। तो देखिए इनमें से कौन वाला ऑप्शन सही होगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं इसको, ठीक है, आयत को। तो देखिए आयत इस प्रकार होता है। इसमें आपको कहा गया है, जो हमें ऑप्शन में कहा गया, सॉरी क्वेश्चन में कहा गया है, यहाँ देखिए इसमें कहा गया समान कोणिक मतलब इक्वल कोण, समबाहुभुज मतलब भुजा भी इक्वल, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए तो भुजा इक्वल नहीं हो रहा है, कोण तो समान मान लेते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। भुजा इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा, इसका मतलब ये भी गलत, ये गलत हो गया। अब समकोण त्रिभुज को देखेंगे तो ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या होता है, कोण भी समान होना चाहिए कहा गया है और क्या कहा गया है, बहुभुज होना चाहिए, समबाहुभुज मतलब जो भुजा है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे तो ये जो है ये भुजा इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ये तो इन दोनों के साथ इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ कोण भी इक्वल नहीं हो रहा, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। समचतुर्भुज और वर्ग को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। समचतुर्भुज का मतलब भुजा बराबर होना चाहिए सभी भुजा, लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं है कि प्रत्येक कोण इक्वल हो, ठीक है। आपका भुजा इक्वल हो सकता है, लेकिन ये आपका ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण इक्वल हो। इसको हम लोग कह सकते हैं समबाहुभुज, सॉरी क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो। तो ध्यान दीजिएगा भुजा तो इक्वल है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कोण यहाँ इक्वल नहीं है, ये कोण अलग है, ये और ये आपस में इक्वल नहीं है। मान लेते हैं ये और ये आपस में इक्वल हो सकता है, लेकिन ये और ये आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ये वर्ग। इसमें कोण समकोण सभी कोण समान होते हैं और समबाहु बहुभुज होते हैं, ठीक है। मतलब कोण भी होता है प्रत्येक कोण 90 डिग्री के इक्वल, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, और भुजा ये और ये आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है निम्न में से किस में पतंग और समांतर चतुर्भुज के सभी गुण हैं। क्या क्या गुण होना चाहिए, कहा गया है पतंग और समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो देख लेते हैं समलंब में और समचतुर्भुज में और आयत और समांतर चतुर्भुज में पतंग और समांतर चतुर्भुज का गुण होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज का गुण क्या कहता है, इसमें कहता है कि ये मतलब जो भुजा है वो आमने सामने वाला भुजा इक्वल नहीं समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज
इस प्रकार होता है। और समचतुर्भुज क्या कहता है? समचतुर्भुज कहता है जिसके प्रत्येक भुजा इक्वल होना चाहिए, प्रत्येक भुजा इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पहले हम लोग समलंब को देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो समलंब को देखेंगे तो समलंब किस प्रकार होता है? समलंब दो भुजा आपस में समांतर होते हैं, और यहाँ जिस प्रकार भी इसको मिला दीजिए तो ये समलंब बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मिला सकते हैं या फिर आप इस प्रकार मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि ये और ये समांतर हो गया तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। इसके समांतर नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए ठीक है। तो इस केस में यदि हम लोग देखेंगे, जो हमारे कंडीशन जो हमें दिया गया है, पतंग और समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है ये समांतर होना चाहिए और ये समांतर होना चाहिए, समूह भुजा समांतर होना चाहिए। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये और ये यदि समांतर है तो ये समलंब नहीं कहा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला नहीं होगा। अब आयत को देखेंगे। आयत में कह रहा है पतंग होनी चाहिए और समांतर चतुर्भुज भी होना चाहिए, ठीक है। तो पतंग और समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? देख लीजिए, ये आपका क्या है? आयत है। अब इसमें कहा गया है समांतर चतुर्भुज का गुण तो है, जैसे कि ये और ये आपस में समांतर है, ये और ये आपस में समांतर है, ठीक है। और पतंग गुण क्या कहता है? पतंग क्या कहता है कि इसके जो आसन भुजा के एक युग्म है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। आसन भुजा का मतलब जैसे कि ये भुजा और ये भुजा, यानी कि सटा हुआ भुजा के एक युग्म आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे इसके ये और इसके साथ ये, सॉरी एक युग्म नहीं, दोनों युग्म, जैसे इसके साथ ये इक्वल होना चाहिए और ये इसके साथ इक्वल होना चाहिए। तो वैसा हम लोग देखेंगे तो इसमें कुछ वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये और ये इक्वल नहीं है, ये तो बड़ा हो गया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। तो इसको देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में हम लोग देखेंगे तो ये रहा हमारा समांतर चतुर्भुज। ये इस प्रकार होता है। इसमें पतंग का गुण भी फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। पतंग का गुण क्या कहता है? जिसके जो क्या कहेंगे, जिसके प्रत्येक यानी कि दोनों युग्म के आसान कोण के दोनों युग्म इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए, ये और ये आपस में इक्वल होने चाहिए, ये कहता है ये पतंग, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज कहता है ये और ये आपस में समांतर, ये और ये समांतर होने चाहिए। तो यहाँ देखें तो ये समांतर चतुर्भुज तो है, इसका मतलब इसका गुण तो फॉलो ही कर रहा है, ठीक है। मतलब ये समांतर चतुर्भुज तो है ही। अब हम लोग पतंग में देखते हैं। पतंग का मतलब यहाँ और यहाँ इक्वल होना चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल होना चाहिए। तो देखेंगे तो ये और ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे सही हुआ। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज को आपको पता होगा, समचतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुज बराबर हो, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा बराबर हो तो हम लोग बना सकते हैं कुछ इस प्रकार, इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, ठीक है। और या तो हम लोग इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि इसके प्रत्येक भुजा बराबर हो, ठीक है। ये भी इस प्रकार भी बना सकते हैं। तो यहाँ भी देखें तो ये इसके समांतर ही होगा और ये भी इसके समांतर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है और ये भी ये आपस में इक्वल है, तो समांतर होगा ही, ठीक है। अब प्लस में पतंग होनी चाहिए। पतंग का मतलब क्या होता है? पतंग मतलब होता है जैसे कि इसके दोनों युग्म, आसन कोणों के दोनों युग्म इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये और ये आसन कोण नहीं, आसन भुजा, ठीक है। आसन भुजा के दोनों युग्म इक्वल होना चाहिए, ये इसके साथ इक्वल होना चाहिए, ये इसके साथ इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ ये इसके साथ इक्वल है, ये भी इसके साथ इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये समचतुर्भुज होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। और ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है किसी चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 में 4 के अनुपात में दिया गया है। तो इसमें से सबसे छोटी कोण हमें बताना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अनुपात जब भी किसी संख्या का हम मतलब जिस प्रकार ऐसे अनुपात हमें जब भी दिया रहे तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, सर्वगुणज मान लेते हैं एक ठो सर्वगुणज। जैसे कि कोई संख्या है अनुपात में, मान लेते हैं हमें 30 एक संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं दो संख्या है 20 है और मान लेते हैं 15। इसका हमें अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये जो है वो इसके लास्ट वाला यानी कि दूसरे संख्या से भाग दे देते हैं, ठीक है। अनुपात तो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। ये कट रहा है किससे, 5 बार में, ये 4 बार में कट रहा है और ये 3 बार में। इसका मतलब क्या आया, 4:3 आया, ठीक है। ऐसे हम लोग जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, जो कट गया वो संख्या क्या था, जो कट गया वो क्या था, 5 था। यहाँ भी ऊपर में से भी 5 कट गया है और नीचे से भी 5 कट गया है, ठीक है। यदि इसको हम लोग फिर इसी में इंटू कर दें तो जो पहले संख्या था वो आ जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या हमारा कट गया है उसको यदि हम लोग इसके अनुपात से इंटू कर देंगे तो हमारा जो पहले संख्या था वो आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये आज 20 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारा 15। तो उसी प्रकार इस ये जो संख्या कट गया था उसको हम लोग कहते हैं सर्वगुणज, ठीक है। दोनों संख्या जो यहाँ कह सकते हैं 20 और क्या है 15 का सर्वगुणज मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, सर्वगुणज, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सर्वगुणज। तो उसी प्रकार हमारे पास जो दिया गया है ये वाला अनुपात, इसमें भी एक सर्वगुणज होगा, ठीक है। जो इसमें गुना करने पर वो संख्या आ जाएगा, मतलब जिसका अनुपात निकाला गया है वही संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले उसी को मान लेंगे क्या, माना कि चारों भुजा नहीं कोण का है, ठीक है। तो चारों कोणों का क्या मान लेंगे, सर्वगुणज, ठीक है। तो सर्वगुणज मान लेते हैं x है। तो अब हम लोग इस x को यदि सर्वगुणज है तो इसको हम लोग इंटू कर देंगे उसके अनुपात से, चूँकि हमें क्या प्राप्त होगा, वो संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, यानी कि कोण प्राप्त होगा। तो यहाँ से आ जाएगा x, एक ठो x है, x से इंटू कर देंगे, और यहाँ से आ गया 2x, और यहाँ से आएगा 3x, और फिर यहाँ से 4x, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। पर हमें ये भी पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये है पहला कोण, ये वाला पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण। तो इसको ऐड करने के बाद हमें कितना मिलने वाला है, 360 डिग्री, ठीक है। तो देख लेते हैं 360 डिग्री मिलने वाला है। तो हमारे पास क्या था, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 360 डिग्री। चूँकि हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों भुजा का योग 360 डिग्री होता है। अब इसको हम लोग इक्वल मतलब ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 7 और 3 10, कितना आया 10, x इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग x का मान निकालेंगे। x क्या है, सर्वगुणज है, ध्यान दीजिएगा। तो x का मान निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, 36, x इक्वल टू, यानी कि सर्वगुणज कितना आया, 36। अब इस 36 को यदि हम लोग अनुपात के साथ इंटू कर देंगे तो हमारे पास जो रियल नंबर है, जो मतलब रियल जो सही कोण है वो आ जाएगा, ठीक है। तो पहला कोण आ गया हमारा 36, चूँकि पहला कोण x था तो x को हम लोग, x का मान हम लोगों ने निकाला, कितना आया 36, इसका मतलब पहला कोण 36 होगा। दूसरा कोण होगा हमारा 36 दूनी 72, तीसरा कोण 36 72। अब उसका 36 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 108। और चौथा कोण 36 4 72 दुगुनी कितना होता है, 144। ये आपका चौथा कोण, ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हमें पूछा गया इनमें से सबसे छोटी कोण यानी कि 36, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सी चतुर्भुज के अंतः कोण हो सकता है। अंतः कोण यानी कि अंदर वाला कोण,
जैसे ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, तो इसके अंतःकोण को हम लोग ये और ये इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से अंतःकोण पूछा गया है कौन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड करके देख सकते हैं कि ये क्या सभी कोण का योग 360 डिग्री हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 360 डिग्री हो रहा है, तो मतलब चतुर्भुज के अंतःकोण का योग है, ठीक है। और नहीं हुआ तो नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 140, यहाँ 40 है, यहाँ 120 है, यहाँ 160 है। ध्यान और ये भी देना है कि एक कोण का एक चतुर्भुज का एक से ज़्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता, ठीक है। सॉरी, एक से नहीं, दो से ज़्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता। पर ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ 140 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री, यहाँ 160 डिग्री। और हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी चतुर्भुज के अधिकतम जो कोण है, मतलब अधिकतम जो कोण बन सकते हैं, अधिक कोणों की संख्या केवल कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। जैसे इस प्रकार यदि हम लोग देखें, सॉरी 2 नहीं 3, सॉरी 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार यदि हम लोग बनाएंगे तो ये हमारे पास जो बनेगा ये हो सकता है, अधिकतम केवल 2 ही हो सकते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या देखें, ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, चूँकि यहाँ और यहाँ और यहाँ 3 अधिक कोण है, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब इसमें देखेंगे तो ये 2 अधिक कोण है और ये 2 न्यून कोण है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, अब देखेंगे कि ये 360 डिग्री के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आ गया आपका 50 और यहाँ है आपका 150, तो आ जाएगा 200, ठीक है। अब 200 में 270 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 470। कितना आएगा, 470, जो कि नहीं है सही, हमारा 360 आना चाहिए, ठीक है। ये वाला भी गलत हो गया। अब इसको देख लेते हैं, ये है 70 और 40, सॉरी 40 और 70, और यहाँ 60 और 90, यहाँ से आ गया 150 और यहाँ से हमारा आ गया 110। इसे ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 260, जो कि 360 डिग्री से कम है। अब इसको देखिए, इसको देखेंगे तो यहाँ है 110 और यहाँ है 40, कितना हुआ 150, और यहाँ है 30 और फिर यहाँ है 80। यहाँ से आया 150, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180, ठीक है। अब यहाँ भी है 180, तो 180 कितना होता है 360 डिग्री। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो यहीं तक था ये आज का क्लास। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर यदि कहीं पे डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।